योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो नमः। सभागार में उपस्थित सभी महनीय जनों का मैं प्रभाकर पांडे, वैकल्पिक शिक्षा, सांची विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस 3 दिन के कार्यशाला इंटीग्रेटेड हीलिंग के कार्यशाला के विवरण के लिए डॉक्टर अखिलेश सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और इस ज्ञान गंगा में इस इंटीग्रेटेड हीलिंग के माध्यम से जो ये 3 दिन का जो एक मंथन हुआ उसमें क्या प्राप्त हुआ उसको हमें बताएं। व्यासपीठ पर विराजमान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय गौरी सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार मैडम, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कुल सचिव श्री राजेश गुप्ता सर, सभागार में उपस्थित समस्त हीलिंग पद्धति के मूर्धन्य विद्वानगण तथा साथियों, आज कार्यक्रम के समापन सत्र में मैं आपसे इस 3 दिवसीय कार्यशाला के संक्षिप्त विवरण तथा मेरे स्वयं के मन में उमड़ते घुमड़ते कुछ विचारों को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परंतु मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं होता कि यह कार्यशाला का समापन सत्र है। मैं बरबस यह महसूस करता हूं कि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नूतन किंतु क्रांतिकारी कार्य की शुरुआत भर है। मैंने अपने 15 वर्ष के चिकित्सकीय जीवन में मरीजों को रोग से मुक्ति के लिए दवा एवं दुआ हेतु दर दर पर भटकते देखा है। आर्थिक अभाव में इलाज न हो पाने के करुण क्रंदन को दिल की गहराइयों तक सुना है, महसूस किया है। केवल एमडी के 3 वर्ष के कार्यकाल के दरमियान 125 से भी ज़्यादा मरीजों के सांसों की आखिरी डोर हमारे हाथों में टूटी है। यह दर्द भी है, एक चिकित्सक के रूप में तो नहीं, लेकिन किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता होने के नाते मैं उस दर्द को हर पल जीता हूँ। वो तमाम मरीज, उन मरीजों की सांसों की गुहार लगाती आंखें आज मुझे आज भी रातों को चैन से सोने नहीं देती। यही मेरी और सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ बैठे हुए समस्त चिकित्सकों की मूल प्रेरणा होगी कि हम एक ऐसे दिशा की तरफ बढ़ें जिससे जिस कष्ट को, जिस पीड़ा को, जिसके नाते हम रात भर सो नहीं पाते, उससे हम निजात पा सकें। प्रकृति की विडंबना देखिए। मैं CSIR में पूल साइंटिस्ट के पद पे काम कर रहा था। ईंटों की मजबूत दीवार के अंदर बंद AC कमरों में एक सोफिस्टिकेटेड लैब में क्लिनिकल शोध करना मेरा दायित्व था। मैंने लीच थेरेपी के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को IL-1, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 जैसे अत्याधुनिक मानकों पर साबित किया है तथा इसके साथ तमाम ऐसे शोध जो अत्याधुनिक मानकों पर अपने आयुर्वेद की विधा को परिमार्जित करते हैं, प्रमाणित करते हैं, ऐसे कार्य किए हैं। परंतु संतुष्टि नहीं थी। रिसर्च मैं करता था तथा रिसर्च का परिणाम हमारे अधिकारी तय करते थे। क्षमा करो मैडम, लेकिन ऐसा ही होता है। नकारात्मक शोध के परिणाम को प्रकाशित न करने देना तथा उसे सकारात्मक बनाकर प्रकाशित करने का दबाव हम वैज्ञानिकों पर होता था।
यह हमारे देश में क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्र की एक कड़वी सच्चाई है। नियति की कृपा से इस विश्वविद्यालय ने मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु वसुधा दिया है, वह भी अनगिनत लोगों के क्रंदन को दूर करने वाला है। सचमुच कितना पावन कार्य है। आज मैं अपने को सृष्टि का सर्वाधिक भाग्यशाली जीव मानता हूं। आज मैं इस अधिकार से आप सभी यहाँ बैठे मूर्धन्य हीलर्स, चाहे वो लामा फेरा के हों, चाहे वो क्रिस्टल थेरेपी के हों, चाहे एरोमा थेरेपी के हों, चाहे कलर थेरेपी के हों, चाहे हिप्नोथेरेपी के हों, चाहे PLR म्यूजिक थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, सुजोग, पिरामिड थेरेपी, होलोग्राम थेरेपी, या उन पैथीज जिनको हमने 9 सत्रों में सुना, इन सभी का मैं आह्वान करता हूं कि मानवता मात्र हेतु इस महाअभियान में अपनी आहुति से ज्वाला की धधक को सजीवता प्रदान करने की कृपा करें। प्रकृति की एक और विडंबना देखिए। जिन पैथीज का नाम हमने लिया वो एक तरफ तो सभी के स्वास्थ्य के संरक्षण तथा संवर्धन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी कोई पैथी नहीं है जिसकी मटेरिया मेडिका हजारों पौधों या हजारों सूत्रों से कम हो। क्या यह पद्धतियों का दोहरापन नहीं है? मैं इस शंका के समाधान को आप जैसे मूर्धन्यों पर छोड़ता हूं। यदि हम नेचुरोपैथ की बात करें तो कल नेचुरोपैथ के विद्वान इसी मन से यह कह रहे थे कि यह यंगेस्ट पैथी है। कुल इतिहास लगभग 350 वर्षों का बता रहे थे। मेरे मन में पुनः एक प्रश्न उठा, पैथी का उद्भव तो पश्चिम के एक विद्वान द्वारा हुआ, ज़्यादातर संसाधन जो वो बता रहे थे उसमें वर्णित हैं वो पूरब के हैं। उसने पूरब की प्राकृतिक संपदाओं को, परिस्थितियों को कितनी गहराई से समझा, यह एक गंभीर सवाल छोड़ जाता है। किंतु मुझे यहाँ एक बात इंटीग्रेशन के लिए यही बात बड़ी संभावना के रूप में भी नजर आती है। विगत 3 दिनों में हमने सुना, जो समझा उससे यह सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लगभग सभी पैथीज का उद्गम स्थल भारत या भारतीय क्षेत्र रहा है। उद्गम स्थल एक भूमि होने के कारण कहीं न कहीं दार्शनिक धरातल पर एक कॉमन थ्रेड का होना लाजमी प्रतीत होता है। यहीं से इंटीग्रेशन का जन्म होता है। आज इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम हीलिंग विधाएं अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही हैं, समाज में अपनी स्वीकार्यता का संघर्ष कर रही हैं, वैज्ञानिक भाषा में अपनी अभिव्यक्ति का संघर्ष कर रही हैं। यह चीजें ऐसे समय में घटित हो रही हैं जब दुनिया के चोटी के चिकित्सक वेल इवॉल्व्ड, वेल एक्सप्लेन्ड एंड वेल साइंटिफिक प्रूवन जैसे हीरों से जड़ित पैथियों को सभी रोगों के इलाज हेतु नाकाफी मान रहे हैं। दुनिया में इन्हीं तथाकथित वेल इवॉल्व्ड, वेल एक्सप्लेन्ड एंड साइंटिफिकली प्रूवन पैथी के चिकित्सक उन्हीं पैथी की तरफ आशा की निगाहों से टकटकी लगाए बैठे हैं, जो अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही हैं। कितनी विचित्र विडंबना है। हाँ, एक सच्चाई यह भी है कि वे लोग आशा भरी निगाहों से टुकटुकी लगाए बैठे हैं या गिद्ध दृष्टि से उन चीजों को झपटने की तैयारी में हैं। इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपा है और इसकी गंभीर विवेचना करने की आवश्यकता है। यह भी मैं आप पे छोड़ता हूं। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आधुनिक विज्ञान सदा स्वयं को बदलने तथा परिष्कृत करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए यह दुर्गुणों एवं दुष्परिणामों की खान होने के बावजूद आज सबसे इवॉल्व्ड विज्ञान है। आज इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एलोपैथी सभी दूसरी हीलिंग विधाओं के मजबूत पक्ष को अधिग्रहित कर अपना स्वयं का बनाकर बाजार में उतारने को तत्पर है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं। आयुर्वेद की क्षारसूत्र चिकित्सा आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की किताबों में बापर्ट्स मेथड ऑफ सर्जरी के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। कहने की जरूरत नहीं है। राइनोसेप्टोप्लास्टी सुश्रुत की, आज जिस नाम से मैं उस सुश्रुत की उस विधा को बता रहा हूं वो भी मॉडर्न का नाम है राइनोसेप्टोप्लास्टी। लीच थेरेपी, जिस पे हमने इतने वर्ष खपाए हैं अपने शोध के, वो थेरेपी, अग्निकर्म, क्षार कर्म, न जाने ऐसे कितनी चीजें जिसको
अपना कलेवर दे करके अपने रूप में बाजार में बेचा जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो हमारा प्रेयस किसी और का श्रेयस बन जाएगा। हालांकि मेरा बिल्कुल ऐसा मत नहीं है कि हम संकीर्ण हो जाएं। इसके उलट हमें लार्ज हार्टेडनेस दिखानी होगी। हमें पैथीज को सिर्फ दवा देने के कौशल से ज़्यादा एक समग्र स्वरूप में देखना होगा। हमें यह सोचना होगा कि तथाकथित इवॉल्व पद्धति के त्रिस्तंभ, जो परसों सर लोग चर्चा कर रहे थे अपने प्रथम सत्र में, 3A क्या था? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एनेस्थेटिक। यह सोचना होगा कि क्या ये हीलिंग की आवश्यकताएं हैं, या यही हीलिंग है, या उसको सपोर्ट करने का मात्र एक टूल है। सर्जरी क्या क्रिएटिव विधा है या सपोर्टिव विधा है? इन प्रश्नों के उत्तरों को न केवल खोजना होगा बल्कि स्थापित भी करना होगा, और यह भी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ के आगे बढ़ता हूं। आयुर्वेद के तज्ञ परसों इस बात का जिक्र कर रहे थे बड़े गौरवपूर्वक कि हमने वात पित्त कफ को मात्रात्मक रूप से तय कर दिया। मैं भी आयुर्वेद का एक छात्र हूं। हमें यह सोचना होगा कि क्या वात पित्त कफ को मात्रात्मक रूप से निरूपित कर देने मात्र से या इसके समकक्ष शोध कर देने मात्र से क्या आयुर्वेद चिकित्सक मानव मात्र की समस्त वेदनाओं को दूर करने में अपने को सक्षम पाते हैं? इन्हीं उद्देश्यों, इन्हीं संकल्पों को यह विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड हीलिंग की स्थापना की दिशा में बढ़ रहा है। अभी हमारे के रवि सर बैठे होंगे, वो दिल्ली सरकार के आयुष विभाग के संयुक्त सलाहकार के पद पर हैं। उनसे मेरी बहुत बात हुई, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड हीलिंग की संकल्पना आयुष की संकल्पना के समतुल्य समझने की हमें भूल नहीं करनी चाहिए। यह आयुष की संकल्पना से कहीं विस्तृत और विराट है। आज यह आवश्यकता आ पड़ी है कि हम आप सभी फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल, होमो या हेट्रो, मेजर या माइनर, इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव, सभी मिल बैठकर एक ऐसी विधा का इजाद करें जो समन्वित रूप से समग्र उपचार करने में सक्षम हो। हम सभी को पता है कि धरती का जो सबसे पुराना प्रजाति का पौधा है लाइकोपोडियम, आज भी सबसे पुराना। लेकिन आपको यह बताते हुए मैं गौरव महसूस करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और संसाधन इतनी सघन है कि लाइकोपोडियम से भी पुराना पौधा साइलोटम, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, यही इसी राज्य की धरती पर पाया जाता है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, पचमढ़ी और अमरकंटक, आप सबको मालूम होगा। पठारी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ यूनिक हर्बल संसाधन तथा यूनिक हर्बल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है। खनिजों के मामले में मध्य प्रदेश सर्वाधिक धनी प्रदेश में आता है। नर्मदा के किनारे मिले मानव अवशेष पुरातन मानव सभ्यता के यहाँ से पनपने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिनको हम नर्मदा मानव के नाम से भी जानते हैं, नर्मदा मैन। नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट वैली, जिसको विभ्रंश घाटी भी कहते हैं, कि एक कंधे पर एक पहाड़ी और दूसरे पर अरावली की डिपॉजिट से विभूषित है यह राज्य। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायतता तथा प्रचुरता रूपी उर्वरा शक्ति सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड हीलिंग को पैदा करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मादा रखती है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैंने स्कूली शिक्षा जिस महाविद्यालय से प्राप्त किया, उसके संस्थापक राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव, उनकी बायोग्राफी में लिखा है, हम लोग बार बार पढ़ते थे। वो एक ही संदेश देते थे, एक ही गाना गुनगुनाया करते थे। उसी गाने के साथ मैं अपने आप को, वाणी को विराम देता हूँ। 2 पंक्तियाँ हैं। इही आस अटक्यों रहियो अली गुलाब के मूल, अइहें बहुरी बसंत ऋतु इन डारन वही फूल। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर नामग्याल क्यूसार, जो सोवा रिगपा के चिकित्सक हैं, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो अपने 3 दिन के फीडबैक द्वारा बताएं कि ये कार्यक्रम कैसा रहा। आदरणीय डॉक्टर नामग्याल क्यूसार जी। नेशनल वर्कशॉप ऑन इंटीग्रेटेड हीलिंग की आज की वैलिडिटी इवेंट्स की सेरेमनी की मुख्य अतिथि मैडम गौरी जी,
सांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैडम श्रीमती शशि प्रभा कुमार जी और कुल सचिव राजेश गुप्ता जी, जब आज मुझे डॉक्टर अखिलेश जी ने लंच के टाइम में बताया कि 3 दिन का जो इवेंट्स का बारे में अपना विचार रखने के लिए है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि जब मैं कल प्रेजेंटेशन दे रहा था, मुझे प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे सभी मैंने इंग्लिश में कह दिया, क्योंकि मुझे हिंदी में बोलने में भी पसंद, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छा नहीं आता था, क्योंकि 8वीं तक पढ़ा हूँ। फिर भी जब आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल में, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग इतना शुद्ध हिंदी में प्रेजेंटेशन देते, तो मैं भी कोशिश क्यों नहीं करूं। लेकिन मैं भूल गया था, बिल्कुल इंग्लिश में दे दिया, क्योंकि मैंने कभी भी हिंदी में प्रेजेंटेशन नहीं दिया। जब आज अखिलेश जी ने बताया कि विचार रखो, तो मुझे बहुत खुश हुआ कि मौका मिला कि मुझे हिंदी में बोलने की। तो मेरे ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसे विद्वान लोगों के सामने हिंदी में बोलने में पहली बार मेरा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस रहा। तो मैं भी आगे में हिंदी में भी भाषण देने, बोलने, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूँगा, वो भी शुद्ध हिंदी में लर्निंग करके मैं कोशिश खुद करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगा। तो मुझे आज इस 3 दिन के दिवस पर जब इंटीग्रेशन हीलिंग के बात हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ का जो पार्टिसिपेंट्स या डेलीगेट्स था, सभी लोगों में एक यूनिसन लगा, वो है सभी में ओपननेस विदाउट एरोगेंस। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम कभी कॉन्फ्रेंस में जाते थे और वर्कशॉप में जाते थे, सभी लोग सोचते थे कि आई एम द बेस्ट, ऐसे मन में रख के प्रेजेंटेशन करता था, तो कनेक्शन नहीं बनता था। आज इस 3 दिनों में सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह के ढंग से इतना अच्छा कनेक्शन बन लिया, तो मुझे अच्छा लगा कि ये अभी से इंटीग्रेशन हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप्स, मैं एक अपने को स्टूडेंट के नाते, स्टूडेंट को होने के नाते जा रहा हूँ। और यहाँ आने के 3 दिन के दिवस पर जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने काफ़ी सीख लिया इसी टाइम। ख़ास करके आज का सुजोग प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब ने दिया था, वो भी बहुत अच्छी लगा मुझे ना। एक नए किस्म का हमें उत्साह मिला कि ये दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और मैंने उनसे पूछा कि अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो क्या करूं, तो उन्होंने बताया कि एक किस्म का सीक्रेट थेरेपी, जो हमें बोलते हैं महंगा, तिब्बत में बोलते हैं महंगा, उपदेश दिया, उपदेश। सो ऐसे में हम जब ओपननेस रहेगा तो इंटीग्रेशन हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट वी ऑल हैव द ओपननेस और कनेक्टेड, वी ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर। जब ओपननेस हो जाता है आदमी में, लव एंड कंपैशन, क्योंकि जब हम हीलिंग करना चाहते हैं तो मेन क्वालिटीज़ दैट वी हैव टू डेवलप इज़ लव एंड कंपैशन टू योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स टू ऑल सेंशनली, बिकॉज सभी लोग चाहते हैं कि सुख, दुखी किसी को नहीं चाहते। जब सुख देना है तो लव एंड कंपैशन के साथ देना है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुआ, एक ही मकसद से हुआ, सभी का मकसद पूरा हो गया होगा। मेरा मकसद जो आने का मकसद है पूरा हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ मैं अंत में यही भी मैं प्रार्थना करता चाहता हूँ कि all sentient beings be happy and that all the prayers and bodhisattvas be fulfilled। मैं इस प्रेयर को अपना तिब्बतन भाषा में कहना चाहता हूँ अंत में।
Simja Tamja Dedan Denguji and Rotamja Tato Tomoda, Chanjo Sambakano, Social Teda Kunji Melum, Drugoji, Chanjo Sam Jambe Boy Jidar Kambano, Kundo Sambotian, Teda Kunji, so Dalop and Gawa de Datamja Radomo. Thank you so much to all Sanji University faculty members, from Vice Chancellor to everyone. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था और यहाँ का सभी स्टाफ लोगों ने हम सबको बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया. मुझे ऐसा लगा कि एवरीबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कोऑपरेशन. थैंक यू. धन्यवाद नामक ग्याल जी. अभी ये जो इंटीग्रेटेड की जो यात्रा है अभी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और अभी तो बस यही कहूँगा कि अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे पूरा आसमान अभी बाकी है. तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस अंगड़ाई है. मैं सुजोग चिकित्सा के, जैसा कि आपने कहा, मैं सुजोग चिकित्सा के डॉक्टर पावन वाधवान जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने अनुभव से हमें अनुग्रहित करें. डॉक्टर पावन वाधवान जी. Respected seniors present on the dais and my dear friends, first I would like to introduce myself. I am Dr. Pawan Vadhavan. मैंने 2006 में मैंने MBBS प्रेस्टीजियस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया. उसके बाद MD मेडिसिन श्री देवराज उस मेडिकल कॉलेज कोलार से किया और 2008 से लेकर 2015 तक मैंने दिल्ली के प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल्स लाइक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, GB पंत हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम किया है. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैं चीफ डायबिटोलॉजिस्ट रहा हूं और वहां पर मैंने लगभग जो OPD हमारी चलती थी अराउंड 400 to 500 पेशेंट्स हम दिन में देखते हैं. और मेरे उस 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये महसूस किया कि इतने पेशेंट्स देखने के बावजूद हम हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं. एलोपैथिक मेडिसिन में हम बेस्ट हैं एक्यूट केसेस को बचाने के लिए. जब एक हार्ट पेशेंट आता है अटैक के साथ, हम वंडरफुली उसे बचा लेते हैं, लेकिन वहीं पर हम किसी को ना तो हार्ट डिजीज़ से मुक्ति दे पा रहे हैं, ना उसे अस्थमा से कोई बंदा क्योर हो रहा है, ना डायबिटीज़ से कोई क्योर हो रहा है, ना ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोई क्योर हो रहा है, ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोई क्योर हो रहा है, ना SLE से कोई क्योर आ रहा है. हम उनको दवाइयाँ लिखते जा रहे हैं, उनके सिम्टम्स दबते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो लोग हमारे इन्फ्लुएंस में हैं, आ रहे हैं और दवाइयाँ धीरे धीरे, मैंने कभी किसी की दवाई को कम होते नहीं देखा. हर पेशेंट की जो दवाई, हमारे पास हर चीज़ का समाधान है लेकिन जड़ को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे थे. तो वहीं पे मैं, इतने पेशेंट्स आते थे तो उनकी बातें सुनता रहता था. डायबिटीज़ OPD में मैं पेशेंट को दवाई से स्टार्ट करता था ग्लाइकोमेट की, फिर पायोग्लिटाजोन डल जाती है, फिर रोजीग्लिटाजोन डल जाती है, फिर इंसुलिन पे आ जाता है. बीच बीच में से 200-300 पेशेंट्स में से अचानक पे एक पेशेंट आता था और कहता था कि भाई मैं उस एक नेचुरोपैथ के पास गया और मैंने उसकी डाइट लेनी शुरू की और आज मेरी शुगर 100 आ गई है, मुझे दवाई बंद करनी पड़ती थी उसकी. और मैं माथा हिलाता रहता था, यार ये क्या हो गया. ऑस्टियोआर्थराइटिस की लेडी जिसको मैं दवाई दे दे के फिजियोथेरापिस्ट के पास भेज के परेशान होता था, वो आती थी. मैं किसी एक्यूपंक्चर वाले स्पेशलिस्ट के पास गई, उसने कुछ मेरे को सुई लगाई, पॉइंट लगाया और मैं दौड़ रही हूँ. तो उससे मुझे 2008 से मेरा इंटरेस्ट जगा कि देयर इज़ मोर टू हीलिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. और तब मैंने विभिन्न जो पद्धतियाँ हैं सबके अंदर मेरा इंटरेस्ट जगा और मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया. और फाइनली अभी RML में ही था कि मुझे अखिलेश जी का फ़ोन आया कि ऐसा करके इंटीग्रेटेड हीलिंग का एक वर्कशॉप है. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा. और यहाँ पर आने के बाद जो सब यहाँ पे सारे, मतलब मैं सभी थेरापिस्ट सभी फील्ड से थे और सबका मैंने दृष्टिकोण सुना कि किस तरह से डिज़ीज़ को डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है. नेचुरोपैथी वाले कुछ डिज़ीज़ में बेस्ट हैं, आयुर्वेद वाले अपने कुछ, तो सबका मैम यहाँ पे इंटीग्रेशन रहा और ओपननेस रही. और अब हमारा जो माइंड का विजन है, फील्ड ऑफ विजन है, बहुत ओपन हो चुका है. हम डिज़ीज़ को जड़ से समझ पा रहे हैं कि क्या क्या जेनेसिस ऑफ डिजीज़ में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं कि बीमारी उत्पन्न क्यों होती है. फिर यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में बात किया गया. और फाइनली इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ हीलिंग में किस तरह से कि सभी थेरापीज़ को इंटीग्रेट करके उनको फाइनली हम डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें.
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था और स्टाफ बहुत ही हॉस्पिटैलिटी थी, खाना बहुत अच्छा था। आई लव द स्टे हेयर एंड ओवरऑल इट वाज ए वेरी गुड वर्कशॉप एंड आई रिक्वेस्ट द वाइस चांसलर मैम एंड रजिस्ट्रार सर टू कीप continuing this workshop so that India needs it, because we are the only country which is open to all pathies and we have many of them. There is a lot of talent. Only thing is India के अंदर में clinical research जो है वो सामने नहीं आ पाया है ड्यू टू सम रीज़न जिनका अखिलेश जी ने बात भी किया जैसा भी है। पर हमें सबको मिलकर एक इंटीग्रेटेड हीलिंग रिसर्च करनी है ताकि इससे इंडिया का नाम भी सामने आए कि हम बेस्ट हैं और बीमारियों की जड़ को ख़त्म किया जा सके और एक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ा जा सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर पावन वाधवान जी। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज के समापन समारोह की मुख्य अतिथि माननीय गौरी सिंह मैम का, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, आमंत्रित करता हूं वो आएँ और अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय मैम। विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गुप्ता जी, सारे फैकल्टी मेंबर्स और इस वर्कशॉप में सभी आए पार्टिसिपेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप थी और इसी वजह से जब रजिस्ट्रार साहब ने मुझे कहा कि हम ये इंटीग्रेटिव हीलिंग की एक वर्कशॉप कर रहे हैं और उसमें आप आइए, तो आई वाज वेरी एंथूज्ड, क्योंकि आई मीन फ़िलहाल मैंने एक जो जैसे कहें एक हैट पहनी हुई है वो है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की, एंड प्राइमरीली जो मेरा जो डीलिंग है इट इज़ विद एलोपैथी। मेरे पास कुछ दिन पहले तक आयुष विभाग भी था और आयुष से भी मैं डील करती थी, मगर अपनी एक जो प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं थोड़ी देर अलग करके मैं चर्चा करूं, तो एज अ एजुकेटेड पर्सन, एज अ पर्सन जो कि जिसने अपने नियर और डियर वंस को कई तरह की चीज़ों में, कई तरह के डिजीज़ और इलनेसेस में के थ्रू गुज़रता हुआ देखा है, तो उसमें हरदम एक जो एक एम्फसिस जो एटलीस्ट हमारे घर में और जो माहौल में ये रहा कि एकदम तत्काल एलोपैथी में हम लोग इनकरेज नहीं होते थे कि आप तत्काल एक एंटीबायोटिक लें। घर में आपके काढ़े होते थे या आपके कुछ आपने देखे होंगे कि अपने जो अपने गार्डन में जो चीज़ें हैं उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बना के उसको तरह तरह से यूज़ किया जाता था। और अगर कोई बहुत मेजर एलिमेंट नहीं होती थी तो फिर उसमें आप होम्योपैथी की तरफ भी जाते थे, आप जो आपका आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उसकी तरफ भी जाते थे। एंड कुल मिलाकर एक चॉइस आपके सामने होना बहुत आवश्यक है कि वेदर यू वांट टू गो स्ट्रेट इनटू वन पैथी और यू वांट टू have a way into trying different pathies and then reaching wherever you need to go. ये जो अभी का जो माहौल है और इसमें काफ़ी हद तक मैं सोचती हूँ कि जो जिसे हम बिग फार्मा कहते हैं उनके द्वारा एक ये दिया गया एक माहौल है जिसके साथ हम लोग सभी जी रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका कितना प्रभाव है कि इसमें धीरे धीरे जो कि दूसरी जो पैथीज थी उनको अल्टरनेटिव का नाम दे दिया गया। क्या ये अल्टरनेटिव हैं या दी शुड बी एक्चुअली सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री? तो उसमें जो जिस तरह की एक मानसिकता बनी कि क्योंकि ये पैथीज में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है या उनका जो पेपर्स पब्लिश होते हैं वो प्रॉपर्ली पीयर रिव्यूड नहीं है या उनकी एक इंटरनेशनल पेपर्स उसमें पीयर रिव्यूड पेपर्स हमारे को प्राप्त नहीं होते हैं,
और क्योंकि इनके जो फार्मा है जो कि इनसे डील करते हैं वो उतने पावरफुल नहीं हैं जैसे कि एलोपैथी के बिग फार्मा हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे एक माहौल ये बना कि मेनली हमारी एक सामने जो आई वो एलोपैथी है, और उसका एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। इकोसिस्टम एक सेंस में कि आपके कॉलेजेस थे जहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी होती थी, उसका एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एक उसके हॉस्पिटल्स थे, फार्मा सेक्टर था उसको पूरा सपोर्ट करने के लिए, और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थी जो कि इस पैथी को आगे बढ़ा रही थी। मगर जहाँ तक मेरी समझ है, हम में से जो सब भारत के हम लोगों ने जो पढ़े अपने सारी जो ग्रंथ और जो हमारी सारी जो हमने अपनी किताबें पढ़ी हैं, उसमें आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि वी हैव नेवर डाउटेड दैट द ह्यूमन इज़ एट द एंड अ एनर्जी बॉडी, और यदि आप उसको एक एनर्जी बॉडी के रूप में मानव को लेते हैं, नॉट अ फिजिकल बॉडी दैट हैज़ टू बी हील्ड इन अ पर्टिकुलर वे, बट अ एनर्जी बॉडी दैट विद एनी कोई अगर डिजीज़ है या कोई अगर वो अनवेल है तो उसकी जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट होके किसी तरह से आती है। तो उस कॉन्सेप्ट पे यदि हम जाएं तो आप ये देखेंगे कि सारी जो पैथीज़ हैं वो एक तरह से उस कॉन्सेप्ट के अराउंड बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाती हैं। और जहाँ तक मेरी समझ है कि हर पैथी की अपनी स्ट्रेंथ है और हर पैथी का एक अपना एक एरिया है जिसमें कि वो स्पेशलाइज करके उसका एक फ्रूटफुल इलाज देती है। मगर क्योंकि, और हमारे यहाँ पे जितने भी डॉक्टर मित्र हैं वो जानेंगे कि एक जो बेसिक चीज़ जो मॉडर्न मेडिसिन में है दैट इज़ अ SOP, कि आप आप जब डिज़ीज़ को ट्रीट करने चलते हैं तो उसका एक बड़ा लेड आउट प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के तहत वो आप आगे उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट उस डिज़ीज़ का करते हैं। तो यदि हमारे को इंटीग्रेटिव हीलिंग को अगर आगे बढ़ाना है तो इसका इंटीग्रेटेड SOP बनाना बहुत आवश्यक है, विच हैज़ टू कम थ्रू अ होल सेट ऑफ डिस्कशन, एंड उसके फिर सभी लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनका जो एक नॉलेज का बेस है, उससे एक मिला जुला कर जो डिज़ीज़ मैनेजमेंट एंड हीलिंग का एक प्रक्रिया है, यदि उसके इंटीग्रेटेड हीलिंग के तहत SOP यदि तैयार किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक कदम होगा टू गेट integrative healing into a systematic way forward। और आपने जो कुछ स्पीकर्स आए उन्होंने बात की अबाउट हीलिंग थ्रू डाइट, हीलिंग थ्रू वेरियस अदर अप्रोचेस, और ये आपको मैं बताऊं कि एक देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इन पूना which a MBBS doctor runs, Freedom from Diabetes। अब उन्होंने जब वो शुरू किया 2013 में, so he had around 100 people जो कि गए डायबिटीज़ का मैनेजमेंट के लिए, which he was basically doing through diet। people were taken off medicine, people got fully cured, उनका रिवर्सल हुआ, एंड ये एक वर्ड ऑफ माउथ से जिस तरह से स्प्रेड हुई, आई थिंक ओवर द लास्ट 3-4 years दैट ही हैज़ बीन इन ऑपरेशन, इट हैज़ नाउ रीच्ड ओवर 10,000 पीपल। तो ये इसका, क्योंकि उन्होंने उसको बड़ा सिस्टमैटिक साइंटिफिक बेस्ड उन्होंने एक प्रोटोकॉल एक बना दिया कि आपको डाइट किस तरह से करनी है, उसका मैनेजमेंट जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स का आपका जो मैनेजमेंट है उसको वो किस तरह से करेंगे, एंड किस तरह से आपको उस पाथवे पे आगे बढ़ना है हीलिंग के।
तो उस वजह से दिस होल सिस्टम दैट ही डेवलप्ड हैज़ द एबिलिटी टू गेट रेप्लिकेटेड। जब तक आप उसके रेप्लिकेशन के लिए एक पाथवे नहीं बनाते, और रेप्लिकेशन के पाथवे बनाकर जिसमें कि वेरियस टाइप की, उनका मेडिटेशन भी उसमें इंटीग्रेटेड है, उसमें डाइट भी इंटीग्रेटेड है, ब्लड शुगर मैनेजमेंट एंड रिमूवल फ्रॉम मेडिसिन is basically they are doing it through MBBS doctors who are advising this, but this is done very systematically, and when you do something systematically and you document it, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और जब तक आप इसका डॉक्यूमेंटेशन हम इन चीज़ों का ना करें तब तक जो इसका एक रेप्लिकेशन होगा या इसका एक मान्यता बनेगी वो मिसिंग होगी। एंड आई थिंक द सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हीलिंग जो कि यूनिवर्सिटी उसको आगे ले जा रही है, आई थिंक दोज आर द वेरी की थिंग्स दैट द सेंटर शुड बी थिंकिंग ऑफ। और इसमें मैं सोचती हूँ कि आपको एक और एग्जांपल मैं दूंगी कि एक होम्योपैथी की एक मेडिसिन है मलेरिया ऑफ 200, उसको एक कलेक्टर सीधी ने मेरे को एक पत्र लिखा कि हमने मलेरिया ऑफ 200 हमारे जितने भी गांव थे, सीधी बहुत ही एंडेमिक है मलेरिया का, और वहाँ पे हर साल हमारी डेथ्स भी होती है मलेरिया से, तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस। सो ही सेड वी बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इन थ्री साइकिल्स, एंड हमने ये देखा है कि द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया हैज़ कम डाउन। नाउ दिस बिकम्स हियरसे, अगर हम ये किसी को कहेंगे तो ये एनेक्डोटल हो जाता है, मगर इसको देन वी सेड कि ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो वी गॉट पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन के एक रिसर्चर हैं एम्स भोपाल में, उनको आई सेड कि कैन यू एक्चुअली फ्रेम अ मेथोडोलॉजी जिससे हम एक बेसलाइन मेथड से हमारे जो 2500 सब हेल्थ सेंटर्स हैं पूरे प्रदेश में, उनका हम एक बेंच मार्किंग करें कि उनका कितना वर्तमान में इंसिडेंस है मलेरिया का, और फिर हम फ्रॉम आयुष विभाग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे मलेरिया ऑफ 200 का, एंड देन वी विल सी what the result is. But I need a methodology that can stand scrutiny at the international level, and I need it to be statistically bias free. तो उस पे when he is starting to work on that. But कहने का तात्पर्य ये है कि anecdotal और poor documentation की वजह से जो इन various pathies को जो हार्म होता है, वो मैं सोचती हूँ कि उससे बचने के लिए और या उसको एड्रेस करने के लिए यदि सेंटर इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी यूजफुल थिंग गोइंग फॉरवर्ड. एंड आई वुड लाइक टू से दैट फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट वी आर हैप्पी टू कोलैबोरेट with the center for taking such projects forward, क्योंकि यदि हम उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके उसका एक एनालिसिस करके अगर हम देखते हैं और फिर उसको रेप्लिकेट करते हैं तो आई थिंक वी विल हैव डन समथिंग मूविंग फॉरवर्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. सो एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द यूनिवर्सिटी, the VC, the registrar and the faculty for having organized a very interesting seminar. मुझे ये आप लोगों के फीडबैक से डेफिनेटली ये लगा कि आप लोगों को यहाँ पे आपका ना केवल एक इंट्रैक्शन बहुत ही रिच रहा, बट आप सभी कुछ यहाँ से लर्निंग लेके वापस जा रहे हैं. थैंक यू. धन्यवाद मैम. आपका हमें सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहे, इसी अपेक्षा, इसी आकांक्षा के साथ मैं कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, हमारी कुलपति मैम, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें. आदरणीय मैम. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Chief guest of this valedictory session of the 3-day national workshop on integrated healing, Madam Gauri Singh ji, Registrar of our university and the person who had the vision and the effort put in for the success of this workshop, Shri Rajesh Gupta ji, the coordinator for this workshop, my colleague Dr. Akhilesh Singh, and distinguished doctors from all over the country who have come to participate in this workshop and who have stayed here for 3 days and made this workshop a success, and other or very distinguished members in the audience, my colleagues at Sanchi University. I think you will all join me in saying that this was a very, very enriching experience for each one of us. This workshop on integrated healing, the very title evokes a question: why integrated healing? It presupposes that there is a disintegration. So it is from disintegration to integration, from segregation to aggregation, and from compartmentalized information to complete knowledge that humanity has always been striving for. And this was a very, very tiny effort on our behalf that we have made. And I thank you all who have made it a success. मैडम ने जो अभी मुख्य अतिथि महोदया ने हमारे लिए कुछ शब्द कहे, एक दिशा भी दिखाई, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। विश्वविद्यालय में अभी पिछले कुछ महीने पहले ही 12 आदित्य होते हैं वेद में, 12 आदित्य। हमारे 12 आदित्य आए हैं, 12 फैकल्टी मेंबर्स, वेरी यंग एंड एनर्जेटिक टीम of our faculty members, and as you have all experienced, they have all worked in integration, complete integration, along with the members of non-teaching staff of this university. And I am quite hopeful that this vision that we have undertaken to make this workshop into a center, and from center to a school or a department, that will definitely be fructified in times to come. बात हो रही है चिकित्सा की। एलोपैथी का वर्चस्व है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उस वर्चस्व में इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, सघन चिकित्सा कक्ष। हमने उस सघन चिकित्सा की बजाय एक समन्वित उपचार पद्धति पर विचार रखा। पहले विचार होता है, संकल्प होता है, उसके बाद ही वो चीज़ मूर्त होती है। तो विचार पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये कार्यशाला आयोजित की गई। और मुझे लगता है जब कभी कोई रुग्ण होता है, डॉक्टर की तलाश में जाते हैं, और शायद मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता, मैं भोपाल में 2 साल पहले आई और पिछले साल अप्रैल में मुझे कोई डॉक्टर ही नहीं पता था, सिवा मैडम मोनिका गुप्ता जी के, जो राजेश गुप्ता जी की धर्मपत्नी है। मैं ज़्यादा अधिक डॉक्टर से परिचित नहीं थी, कहने की बात। और आज इस कक्ष में ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सारे डॉक्टर्स, और इन 3 दिन में हमने जिन 9 पद्धतियों पर चर्चा की मैडम, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, सोवा रिगपा और तिब्बतन मेडिसिन, रेकी एंड योगा, ये 9 पद्धतियों पर अभी हमने प्रारंभिक विचार किया है। इस विचार को अब आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने दिशा दी है, मार्गदर्शन किया कि अब उस पर हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन करें। और सबसे बड़ी बात जो अपनी इस समन्वित उपचार केंद्र को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है, एलोपैथी का वर्चस्व क्यों है विश्व में? क्योंकि उनका शोध बहुत ही व्यापक फलक पर है और प्रामाणिक रूप से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। विचार के बाद प्रचार आता है, और हम यदि प्रचार भी करना चाहेंगे तो जब तक उस विचार को हम एक ठोस रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद उस प्रचार का प्रभाव नहीं होगा। तो हम जो यहाँ पर बैठे हुए सभी विद्वत गण हैं,
इतने सारे चिकित्सक अलग अलग विधाओं के इतने उन्मुक्त भाव से यहाँ आए और 3 दिन सब ने एक दूसरे के विचारों को बड़े ही खुले मन से सुना, समझा, आत्मसात किया और सब ने ये विश्वास भी दिलाया कि हर पद्धति में कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो सब में कॉमन हैं। जैसे प्रकृति के प्रति हमारा जो एक सामीप्य है, ये इनमें से अधिकांश पद्धतियाँ भारतीय मूल की हैं और कुछ पद्धतियाँ ऐसी भी हैं जो भारतीय मूल की होते हुए भी बाहर गईं और फिर वहाँ से लौटकर एक नए रूप में हमारे समक्ष आईं। तो स्पर्श चिकित्सा है और प्राकृतिक चिकित्सा तो पूर्णतः भारतीय मूल की है, लेकिन हमारी जो भारतीय मूल की ये उपचार पद्धतियाँ हैं, इन सब में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो समान हैं। वो तो सबका एक बहुत ही संगठित स्रोत बनेगा, लेकिन जहाँ जहाँ वैषम्य है, जहाँ भी उनमें अंतर है, उस वैषम्यों को भी हम डॉक्यूमेंट करें और उनमें देखें कि कहाँ कहाँ पर किस किस परेशानी में, किस प्रकार के रोग में कौन सी पद्धति अधिक प्रभावी हो सकती है, एक दूसरे से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि ये उद्देश्य सबका एक ही है, मानव मात्र को दुख से मुक्त करना। दुख अनेक प्रकार के हैं। भारतीय चिंतन में तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख, आदि और व्याधि, दोनों की ही चिकित्सा की जाती है। और इन 3 दिन में ये उभर कर भी आया कि हम केवल शरीर की चिकित्सा नहीं करते हैं, उससे कहीं आगे मन, जो कि रोग का मूल है, बीज जो है वो मन है। मन में ही शिव संकल्प होता है और मन में ही अशिव संकल्प होता है। मन की भी चिकित्सा की जाए और उससे भी आगे बढ़कर चेतना के उच्चतम धरातल पर कैसे वो चेतना के उदात्त स्तर अब हमारी तरफ आते हैं ऊपर से, और किस प्रकार वो चैतन्य जब वो सघन होता है तो हमारे शरीर को वो न केवल पवित्र बनाता है, न केवल स्वस्थ करता है, अपितु उसे और भी अधिक उत्कृष्टतम दिशाओं की ओर जाने के लिए उन्मुख करता है। तो सबका लक्ष्य एक ही है, किस प्रकार मानवता को कष्टों से मुक्त कराया जाए। वो कष्ट शारीरिक भी हैं, आज शारीरिक से कहीं बढ़कर मानसिक हैं। तो इन तापों से मुक्त कराना मानवता को, यही चिकित्सक का लक्ष्य होता है। तो आप सब चिकित्सकों ने जिस भाव से यहाँ आकर हमारे इस ज्ञान यज्ञ सत्र को सफल बनाया, मैं आप सब के प्रति सांची विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आगे चलकर जब हम इसे और अधिक विशद स्तर पर क्रियान्वित करेंगे, तब फिर हमें आपका और आपके अन्य सहयोगियों का इसी भांति मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अभी केवल 9 पद्धतियों पर विचार किया, अभी अनेक पद्धतियां हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी, जिन पर हमें विचार करना है। तो पहले, जैसा कि हमारी इस योजना जो पत्र था आपके सामने कार्यक्रम का, कि उसमें 3 प्रकार से इस पर विचार किया गया: जेनेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, फिलॉसफी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। इन 3 बिंदुओं पर विचार किया गया है, क्योंकि जब मूल कारण हमें ज्ञात होता है और कारण पर प्रहार करते हैं, तभी उस रोग का निदान संभव होता है। तो इस दृष्टि से ये कार्यशाला सफल रही है, लेकिन ये और भी अधिक सफल होगी जब हम इसे हम केंद्र के रूप में परिणत करेंगे। और आपने जैसा आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से पूरा हमें सहयोग होगा, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने इंदौर कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी इस केंद्र की, और उसी दृष्टि से हमने ये कार्यशाला यहाँ पर प्रस्तावित की, उसका आयोजन किया। मुझे आशा है निकट भविष्य में ये केंद्र एक मूर्तिमान प्रभावी केंद्र के रूप में उपस्थित होगा। यहाँ श्री कृष्णमाचारी रवि जी बैठे हैं जो आयुष विभाग से हैं। सिद्धम पर भी यहाँ विचार हुआ, सिद्धम चिकित्सा प्रणाली पर, और उन्होंने प्रस्ताव भी दिया कि यदि आप सिद्धम का केंद्र यहाँ स्थापित करें तो उनकी तरफ से सहायता का भी प्रस्ताव है। जब कोई एक अच्छा काम प्रारंभ होता है तो उसके प्रति अच्छी जो भी शक्तियाँ होती हैं वे सब आ मिलती हैं। तो हमने जो एक संकल्प किया है, इस संकल्प के पीछे मानवता के कष्टों से मुक्ति की भावना है। और उसमें जैसा मैंने कहा कि इस
सभागार में अधिक चिकित्सक हैं और रुग्ण कम हैं। नहीं तो रुग्ण ज़्यादा, एक डॉक्टर होता है और जैसा अभी अभी आपने उनसे सुना जो वधावन जी से कि वो 300-300 400-400 मरीज़ देखते हैं एक दिन। लेकिन ऐसी कार्यशाला कि जिसमें सारे के सारे अलग अलग पद्धतियों के विशारद चिकित्सक बैठे हों। और राजेश जी ने कल कहा था कि वो मरीज़ हैं, तो मरीज़ कौन नहीं है? हम में से हर कोई किसी न किसी चीज़ का मरीज़ है। यहाँ तक कि जो चिकित्सक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी रूप में वो इस बात से ही त्रस्त होते हैं कि इतने अधिक मरीजों से उन्हें रोज़ जूझना पड़ता है। तो आप सब इतनी अधिक, न केवल मात्रा में अधिकता अपितु गुणवत्ता में भी आप सबके वैदुष्य के समक्ष नतमस्तक होते हुए मैं अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी भांति श्रम पूर्वक हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये केंद्र जल्दी ही स्थापित होगा और एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ भारत ही नहीं दूर दूर से लोग चिकित्सा के लिए, समग्र उपचार के लिए पधारेंगे। और मैं पुनः मुख्य अतिथि महोदया के प्रति धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय मैम। इंटीग्रेशन को समेटने के लिए निदा फाजली जी के 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से हटाया जाए। ये जितनी भी पैथीज़ हैं सबका अपना महत्व है। सब जब ये इस बाग में, इंटीग्रेशन रूपी बाग में जब सभी एक साथ जुड़ेंगे तभी हमारा इंटीग्रेशन का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अपने समापन के तरफ आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर राहुल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। ये सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। नमस्कार। आप लोगों ने 3 दिनों तक अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। 5 मिनट का समय आपसे और मांगूंगा। हालांकि अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं है, फिर भी 3 दिवसीय वैचारिक मंथन के उपरांत डॉक्टर अखिलेश सिंह ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, हमें विश्वास है कि हम सांची विश्वविद्यालय आपके सहयोग से उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपको आमंत्रित करने का लक्ष्य हमारे समक्ष बिल्कुल स्पष्ट था। हम भारत की उन समृद्ध पारंपरिक हीलिंग टेक्निक को एक मंच पर देखना चाहते थे। हम देखना ही नहीं चाहते थे, बल्कि समय के विकासमान धुरी पर इस हीलिंग सिस्टम में कुछ परिवर्तन हुए या नहीं, उसे भी देखने का लक्ष्य था और है। इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हीलिंग प्रोसेस के दर्शन एक ही स्टेज पर हुए। आपने देखा होगा कि हमने अपने इंटीग्रेटेड हीलिंग के विज़न डॉक्यूमेंट्स में और आपने जो फीडबैक फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें SWOT को बहुत ही प्रमुखता से रखा था, क्योंकि हम यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, बल्कि हम प्रोसेस को देखना चाहते थे। हम उस प्रोसेस की बारीकियों को देखना चाहते थे और हमारा यह महत्वपूर्ण कार्य होगा कि इस वर्कशॉप के बाद हम किस प्रकार से उसे विश्लेषित करते हैं, वह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल इस कार्यशाला में के अंतिम सत्र के मुख्य अतिथि माननीय गौरी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, और कुलपति महोदया का धन्यवाद जिनकी उपस्थिति सदा हमें प्रेरित करती रही है। कुल सचिव महोदय, भारत की समृद्ध हीलिंग प्रोसेस को एक मंच पर लाने की योजना आपकी थी और आप उसे एक मंच पर लाने में सफल भी हुए। हमें आपसे निरंतर ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है, मार्गदर्शन की अपेक्षा है। मीडिया के मित्रों का धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम विश्वविद्यालय परिसर से बाहर बृहत्तर समाज तक पहुंच पा रहे हैं। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया।
अंत में एक सूक्ति के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। समर्तव्या वयमेव तत्र भवता यावत् पुनर्दर्शनम। हम अगली मुलाकात तक एक दूसरे की स्मृतियों में बने रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी विद्वजनों का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।